ये न्यू ईयर नाइट थी। नए साल के शुरू होने में 3 मिनट बचे थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो ग्रुप पिछले 2 घंटे से अपने अपने मोटरसाइकिल पर शहर की अलग अलग सड़कों पर अपनी धूम मचाने में व्यस्त था। आनंद ने कुछ समय से अपने हाथ पर बंधी रिब्बन पर नजर गड़ाई हुई थी, जिस पर नए साल से जुड़ी विभिन्न पहचानें लिखी थीं। वो लोग 1 हफ्ते पहले इलाके की एक बड़ी मार्केट में मौजूद थे और वहां से उन्होंने अलग अलग लड़कियों की कई आवाज़ें रिकॉर्ड की थीं। अपनी बाइकें अलग अलग जगहों पर चलाकर वो सब जिमखाना पहुंचे, जहां पार्किंग लाइटों से भरा माहौल था। कारें उन लोगों की नहीं थी, वे जिमखाने में पूरे साल आयोजित होने वाली पार्टियों का हिस्सा होती थीं। वहां अलग अलग घरानों की बड़ी पार्टियां होती थीं, जिनमें उन लड़कों के पास भी पार्टी के इनविटेशन कार्ड मौजूद थे, क्योंकि वे तमाम के तमाम लड़के वहीं के जिमखानों के मेंबर थे। लड़के अंदर पहुंच चुके थे। अब सिर्फ 3 मिनट बचे थे। कुछ सेकंड के बाद डाउनिंग फ्लोर समेत सभी जगहों की लाइट्स ऑफ हो जानी थी और उसके बाद बाहर की लाइट्स में आतिशबाजी के शानदार मज़ाहिरे तैयार हो रहे थे। नए साल के सेलिब्रेशन का इंतज़ाम बड़े पैमाने पर किया जाता था। लाइट्स बंद होने के तुरंत बाद आतिशबाजी शुरू होती और ये धमाका नए साल की तूफ़ानी तेज़ी का आगाज़ कहलाता था और लोग हर साल ख़ास इसी तूफ़ानी तेज़ी के लिए इकट्ठा होते थे। 15 साल का वो लड़का भी 10 लड़कों के इस ग्रुप के साथ था। समय आने के बाद वो अंदर अंधेरे में थोड़ी देर रुके और फिर बाहर निकले। फ्लोर पर लाइट्स ऑफ होते ही बाहर की लाइट्स ऑन हुई तो उसने अपनी अद्भुत डांस स्किल के साथ फ्लोर पर कदम रखा। डांस में उसकी महारत काबिले दीद थी। अभी 10 सेकंड रह गए थे जब लाइट्स ऑफ हो गईं और ठीक 12 बजते ही लाइट्स एकदम से फिर ऑन हो गईं। अंधेरे के बाद सेकंडों में चीखने चिल्लाने वालों की आवाज़ें, खुशियों के शोर और तालियों ने माहौल को बदल दिया। कुछ सेकंड पहले बजने वाला म्यूजिक फिर से तेज कर दिया गया। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया, जहां बहुत से लड़के अपनी कारों के बोनट पर बैठे थे। उसी जगह एक लड़का भी खड़ा था। वो मौजूद एक कार की चाबी अपनी जैकेट की जेब से निकाल रहा था। वो लड़का कुछ फासले पर खड़ा अपनी कार की विंडो स्क्रीन पर झुककर अपनी फेस स्क्रीन ठीक कर रहा था कि उसने देखा सामने वही टीनेजर लड़का अपने हाथ में पेपर लिए खड़ा था। सलमा ने अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लिपटे पैकेट को बेइख्तियार हैरानी से देखा। ये क्या है अमामा? तुम तैयार बैठी हुई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी। हाँ, मुझे किताबें ही लेनी थी, लेकिन किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफा देना है? वहाँ लाहौर में एक दोस्त है मेरी, उसकी सालगिरह है, उसी के लिए ये खरीदा है। कुरियर सर्विस के जरिए भिजवाऊंगी, क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लाओ मुझे ये पेपर दो, मैं उसे भेज दूंगी, उन्होंने समझाते हुए कहा। नहीं अम्मा, मैं अभी नहीं भिजवाऊंगी, अभी उसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमा को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। उन्हें लग रहा था कि ये कोई घबराने या छुपाने वाली बात थी। 3 साल पहले अमामा ने बहुत से मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दबावों का सामना किया था। उसकी बेटी को लेकर वो बहुत परेशान रहीं और पति भी उसकी चिंता में लगे रहते थे। मगर पिछले 3 सालों में सब कुछ ठीक हो गया था। अब वो इस मामले में पूरी तरह मुतमईन थीं कि उनकी बेटी अब उस किस्म की कोई भी हरकत नहीं कर रही थी जैसी वो पहले करती थी। उमामा सिर्फ वो नहीं थी जो उसे नापसंद करती, वो असद को बहुत पसंद करती थी। और सिर्फ वो नहीं, असद भी उसे पसंद करता था। हर लिहाज से वो अच्छा लड़का था। वो भी चाहती थी कि वो असद से शादी करे। इसके लिए वो बहुत खुश थी। असद और उसके दरमियान पहले भी ख़ास दोस्ती और बहुत बेतकल्लफ़ी थी, मगर पहले कभी वो उसके साथ इतनी चुप नहीं होती थी। अब वो पहले से बिल्कुल बदल गई थी। अगर वो स्कूल जाने वाली लड़की नहीं रही, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, फिर वक्त भी कहाँ होता है उसके पास। सलमा हमेशा खुद को तसल्ली दे लेती। वो सलमा की सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी 2 बेटियों की वो शादी कर चुकी थीं। एक बेटी की भी शादी कर चुकी थी, जबकि 2 बेटे और उमामा गैर शादीशुदा थे। अच्छाई है कि ये गंभीर होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है। इन्हें जिंदगी जल्दी समझ आ जाए तो ये बेहतर है। सलमा ने गहरी सांस लेते हुए उमामा से नज़र हटाई। वो चप्पलें ठीक करती हुई घर आई थी और जूतों के जख्म उसके पैरों में दिख रहे थे। ये नहीं है साजदा पाई, जो मैंने उसके बारे में सोचा था वो भूल गई होगी, नहीं पहचान सकी। अपने मुलाजिम का ख्याल आया जिसके पीछे वो लॉन्च में आई थीं। बड़बड़ाते हुए वो लॉन्च से बाहर निकल गईं।